हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा आज आपके लिए लाई हूँ गुप्तकालीन पुस्तकें और उनके लेखक, जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में पुस्तक को लेकर के एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। और गुप्त काल में जो पुस्तकें लिखी गई है, मीन्स गुप्त काल के अंदर इसका जो सांस्कृतिक विकास है वो बहुत अधिक हुआ था मौर्य काल की तुलना में। तो गुप्त काल के जो पुस्तकें हैं या फिर गुप्त काल में जो और हमें साहित्यिक स्रोत जो हमें मिले हैं वो सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो मौर्य काल के भी इम्पोर्टेंट है, बट मौर्य काल के अलावा मतलब मौर्य काल को अगर हम छोड़ें, क्यों छोड़े? क्योंकि गुप्त काल है वो सांस्कृतिक विकास की बात करें, सांस्कृतिक विकास को लेकर के जो कि हमारे एग्जाम में पॉइंट लगता है, तो वो गुप्त काल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सांस्कृतिक विकास हुआ था। मौर्य काल में हुआ था बट इतना नहीं हुआ था। तो गुप्त काल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है। तो इसके जो टाइम में गुप्त काल के टाइम में बहुत बड़े बड़े लेखक वो भी हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी थी। तो उन पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में आज इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो सीखने को मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कालिदास की। कालिदास, जिसको कि भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आप सबने कालिदास का नाम सुन रखा है। उन्होंने नाटक भी लिखे थे, महाकाव्य लिखे थे, खंड काव्य भी लिखे थे, और बहुत ही शानदार इनके जो सारे के सारी जो पुस्तकें हैं वो बहुत ही शानदार कही जाती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इस चीज को लिखा था। तो कालिदास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। तो देखो, इसके नाटक कौन कौन से हैं अपने को ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कालिदास का खंड काव्य कौन सा है, कालिदास का महाकाव्य कौन सा है, या कालिदास ने कौन सा नाटक नहीं लिखा। इन्होंने 3 लिखे हैं, तो जो चौथा है वो कोई दूसरा आ सकता है और पूछा जा सकता है कि कौन सा इन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि नहीं के क्वेश्चन है वो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम इसको देखते हैं। जो कालिदास है, कालिदास ने नाटक लिखे हैं। नाटक कौन कौन सा? एक तो मालविका अग्निमित्र। कालिदास ने क्या लिखा है? मालविका अग्निमित्र। 2 नंबर पे है अभिज्ञान शाकुंतलम, और 3 नंबर पे है विक्रमोर्वश्यम। तो 3 इसके नाटक हो जाते हैं कालिदास के, मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, और एक होता है विक्रमोर्वश्यम। ये 3 इसके नाटक है। महाकाव्य की अगर हम बात करें तो 2 इन्होंने महाकाव्य लिखे हैं। महाकाव्य कौन कौन से लिखे? एक तो रघुवंश। तो रघुवंशम तो आप वैसे भी याद कर सकते हो कि भगवान रघु का जो वंश है वो बहुत बड़ा था, तो ये महाकाव्य है। और एक कुमार संभवम जो कि कार्तिकेय को लेकर के लिखा गया है, भगवान शिव को, पार्वती माता को लेकर के ये जो महाकाव्य लिखा गया है। तो जहाँ शिव होंगे तो वो काव्य है वो बड़ा ही होगा। तो रघु और शिव को लेकर के ये जो महाकाव्य है वो लिखे गए हैं, रघुवंशम, और 2 नंबर पे है कुमार संभवम। खंड काव्य की अगर हम बात करें तो 2 इन्होंने खंड काव्य भी लिखे हैं। खंड काव्य कौन कौन से लिखे हैं? एक तो लिखा है मेघदूत, और मेघ का दूत है तो ऋतु तो होगी, बादल है तो ऋतु होंगे। तो 2 इन्होंने खंड काव्य लिखे हैं। एक लिखा है मेघदूत, और 2 नंबर पे है अपना ऋतु संहार। तो इनकी जो कृति है वो 7 कृतियां हैं वो कालिदास की। बहुत ही मेनली अगर बोले तो 7 कृतियां मिलती है। कौन कौन सी मिलती है? एक तो मालविका अग्निमित्रम, एक है विज्ञान शाकुंतलम, एक विक्रमोर्वश्यम। ये 3 तो नाटक है। 2 महाकाव्य इसके रघुवंशम और कुमार संभवम, और 2 इसके हैं खंड काव्य। खंड काव्य है एक मेघदूत और एक है ऋतु संहार। इसके बाद में बात करते हैं हम विशाखदत्त की। विशाखदत्त ने लिखा है देवी चंद्रगुप्तम। विशाखदत्त की अगर हम रचना की बात करें तो विशाखदत्त ने एक तो लिखा है देवी चंद्रगुप्तम, और एक है अपना मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखो, एक बात देखने वाली है कि विशाखदत्त ने ये 2 तो लिखे हैं, लेकिन गुप्त काल की जानकारी तो हमें मिलती है देवी चंद्रगुप्तम से। लेकिन ये जो मुद्रा राक्षस इन्होंने लिखा है, इससे हमें किस बात की जानकारी मिलती है? मौर्य कालीन जो इतिहास था उसके बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें मुद्रा राक्षस से जानकारी मिलती है। विशाखदत्त है वो गुप्त कालीन पीरियड में हुए थे, और गुप्त काल में हुए थे तो उन्होंने ये दोनों रचना गुप्त काल में ही लिखी थी, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। लेकिन देवी चंद्रगुप्तम से हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है, और मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य काल की जानकारी है वो मिलती है। फिर है शूद्रक ने क्या लिखा है? मृच्छकटिकम। एग्जाम में बहुत बार आ चुका है मृच्छकटिकम, तो शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम। इसके बाद में बात करें हम वात्स्यायन, तो वात्स्यायन ने लिखा है कामसूत्र, और एक लिखा है न्याय भाष्य। वात्स्यायन ने 2 लिखे हैं, एक लिखा है कामसूत्र, एक लिखा है न्याय भाष्य।
इसके बाद में विष्णु शर्मा की हम बात करें तो विष्णु शर्मा के बारे में तो आप सब जानते हो, पंचतंत्र की जो कहानियां हैं जिसमें पशु पक्षियों को पात्र बनाया गया है और जिससे हमें शिक्षा मिलती है। विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र लिखा है उन पंचतंत्र से हमें बहुत सी शिक्षा है वो मिलती है और इसमें पशु पक्षियों को पात्र बना के ये स्टोरी है वो लिखी गई है। तो विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है, पंचतंत्रम। इसके बाद में भास की हम बात करें तो स्वपन वासवदत्तम, जो स्वपन वासवदत्तम इनकी जो महानतम कृति है, और एक है चारुदत्तम। स्वपन वासवदत्तम और चारुदत्तम ये जो दोनों है वो महाकवि भास ने लिखे हैं। इसके बाद बात करें अपन भारवी की तो भारवी ने लिखा है किरातार्जुनियम। भारवी ने क्या लिखा है, किरातार्जुनियम। देखो वापस से मैं रिपीट कर दूं, शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम। वात्स्यायन का लिखा हुआ है कामसूत्र और न्याय भाष्य। विष्णु शर्मा का है पंचतंत्रम। भास ने दो लिखे हैं, एक तो है स्वपन वासवदत्तम, एक है चारुदत्तम। तो भास ने लिखा है स्वपन वासवदत्तम और चारुदत्तम। इसके बाद भारवी का है किरातार्जुनियम। इसके बाद वराह मिहिर ने दो लिखे, एक तो है वृत्त संहिता। वराह है तो वो बड़ा ही होगा तो वृत्त संहिता है। एक है पंच सिद्धांतिका। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पंच सिद्धांतिका है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है वृत्त संहिता। अमर सिंह ने लिखा है अमरकोश। भट्टी ने कौन सा लिखा है, एक तो लिखा है रावणवध, एक है भट्टी काव्य। भट्टी ने लिखा है रावणवध और एक है भट्टी काव्य, ये दो है वो भट्टी ने लिखे हैं। इसके बाद में और भी आते हैं इसके इम्पोर्टेंट। कामंदक की अगर हम बात करें तो कामंदक ने लिखा है नीतिसार। इसके बाद में वाग्भट ने क्या लिखा है, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ये दोनों लिखे हैं वाग्भट ने। तो वाग्भट ने कौन से लिखे हैं, अष्टांग वाले, अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह। इसके बाद भर्तृहरि ने 3 लिखे हैं। देखो नीति शतकम, जो शतकम है, जो शतक है, शतक त्रय भर्तृहरि को लेकर के बात बोली जाती है। भर्तृहरि है उन्होंने क्या किया था, शतक त्रय उनके लिए आता है। तो 3 शतक इन्होंने लिखे थे, एक नीति शतकम, एक श्रृंगार शतकम, एक वैराग्य शतकम। तो शतकम की जगह शतक नाम भी आ जाता है कई बार। शतकम अगर न लिखा हो तो नीति शतक अगर लिखा हुआ है, श्रृंगार शतक लिखा हुआ है, वैराग्य शतक लिखा हुआ है, तो ये कौन किसके हैं, भर्तृहरि के। और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा इन्होंने नहीं लिखा है, और हो सकता है कि चारों जो ऑप्शन है वो शतक को लिख करके दे दे। तो नीति शतकम और श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम ये 3 इनके हैं, कोई और दूसरा शतक इसका नहीं है। तो 3 आपको याद रखने हैं, नाम से भी याद रखने, नीति, श्रृंगार और वैराग्य। इसके बाद में बाणभट्ट, बहुत बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन है वो आ गया है। बाणभट्ट ने क्या लिखा है, कादम्बरी और हर्षचरित, और दोनों के दोनों है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं बाणभट्ट को लेकर के क्वेश्चन। तो बाणभट्ट ने लिखा है कादम्बरी और हर्षचरित। वत्सवट्टी ने लिखा है रावणवध। एक बार फिर से ये वत्सवट्टी आ गया, पहले का बताया हुआ है वत्सवट्टी। चंद्रगोमी का नाम देखो, चंद्रगोमी भी मिलता है और चंद्रगोमीन भी मिलता है। तो चंद्रगोमी ने क्या लिखा है, चंद्र व्याकरण। आर्यभट्ट को लेकर के भी क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर ही पूछा गया है आर्यभट्ट के बारे में। तो आर्यभट्ट ने 3 लिखे, एक तो आर्यभट्टियम लिखा है, ब्रह्म सिद्धांत इन्होंने दिया है, सूर्य सिद्धांत इन्होंने दिया है, और बहुत सी जानकारी इन्होंने में दी है, जैसे कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, पाई का मान दिया है, शून्य का मान दिया है। तो आर्यभट्ट ने हमें बहुत सारे जो दूसरे जो ज्ञान है वो भी हमें आर्यभट्ट ने बहुत सारी चीजें हैं वो हमें दी थी। तो आर्यभट्ट को लेकर के क्वेश्चन है वो आजकल आ रहे हैं निकल के, लास्ट ईयर भी पूछा गया है। तो आर्यभट्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए हो जाता है। तो इन्होंने 3 लिखे हैं, आर्यभट्टियम, ब्रह्म सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत। एक जो ग्रहण है, ग्रहण के बारे में भी आर्यभट्ट ने हमें जानकारी दी थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पे चक्कर काटती है और साथ में सूर्य के भी चक्कर काटती है, और जब चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य तीनों एक लाइन में आते हैं तब ग्रहण होता है। ये कोई कोई बुरी घटना नहीं है। इस टाइप से इन्होंने आर्यभट्ट ने हमें जानकारी दी थी। एक देखो असंग ने लिखा है योगाचार के बारे में किसने लिखा है, असंग। तो योग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के जीवन में। तो हो सकता है योग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि योगाचार को किसने लिखा है, योगाचार जो कृति है वो किसने लिखी है। तो किसने लिखी, असंग ने। अब बात करते हैं हर्षवर्धन के काल में ही, हर्षवर्धन के टाइम में बाणभट्ट है वो इनका दरबारी था।
बाण भट्ट ने लिखा था कादम्बरी और हर्षचरित, और ये हर्षचरित जिस हर्ष के बारे में जानकारी लिखी थी ये हर्षवर्धन वो ही है। तो हर्षवर्धन ने भी 3 अपनी कृतियां लिखी है, जो कौन कौन सी है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, एक नागानंद, ये 3 है इन्होंने हर्षवर्धन ने लिखी है। बुद्ध घोष ने लिखा है विशुद्धि मग। देखो बुद्ध है तो विशुद्धि का मार्ग देगा, तो बुद्ध घोष है, इन्होंने क्या लिखा है, विशुद्धि मग। तो विशुद्धि का, शुद्धि का मार्ग कौन देता है, बुद्ध देता है, भगवान बुद्ध देते हैं विशुद्धि का मार्ग। तो ये हमें ऑटोमेटिकली याद हो रहा है, बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग दिया है। 2 विदेशी साहित्य भी मिलते हैं जो हमारे गुप्तकालीन टाइम में इंडिया भारत में आए थे, फायान, वेनसांग, इत्सिंग भी आया था। तो फायान ने लिखा था फा को की और वेनसांग ने लिखा था सी यू की। देखो फायान फै से स्टार्ट हो रहा है तो फाको की आप याद रख सकते हो, वेनसांग में स आ रहा है, सी यू की आप इस टाइप से याद रख सकते हो। और इत्सिंग है वो भी गुप्तकालीन पीरियड में इंडिया में आया था। तो इस प्रकार से गुप्त काल की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो सारी आज इस वीडियो में अपनी कवर हो जाती हैं। इसके बाद में मौर्य काल के भी जो साहित्यिक स्रोत है वो भी आपके लिए मैं वीडियो बना करके लेके आऊंगी, लेकिन गुप्त काल वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं गुप्त काल को मौर्य से पहले लेके आई हूँ। आई होप आपको वीडियो है वो पसंद आएगा। और एग्जाम अगर बात करें फर्स्ट ग्रेड की, अगर बात करें रीट की, पटवारी की, तो इन एग्जाम के लिए जो एग्जाम अभी होने वाले हैं तो इनके दृष्टि से, इन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जरूर इसको देखें, इसको याद भी करें, इन सारे जो रचनाएं हैं इनको, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय।